तो चलिए आज के क्लास में जो है हम लोग कक्षा 10th के प्रश्नावली 6.1 को हल करेंगे। और इस चैप्टर में जो है मेनली हम लोग को दो चीज़ के बारे में पढ़ना है, समरूप और सर्वांग समता। तो सबसे पहले जो है हम लोग को जानना है कि समरूप किसको कहते हैं और सर्वांग सम किसको कहते हैं। तो पहले जो है हम लोग समरूप के बारे में जान लेते हैं कि समरूप कब होगा, कैसे होगा, और सर्वांग सम जो है किसको बोलेंगे, कैसे होगा सर्वांग सम। तो चलिए हम लोग जो है इसको विस्तार पूर्वक से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग को समझना है समरूप के बारे में। तो समरूप किसको बोलते हैं कि कोई भी दो आकृति रहेगा, कोई भी दो आकृति रहेगा और दोनों का जो है दोनों आकृति समान प्रकार का रहेगा। दोनों आकृति क्या रहेगा, समान प्रकार का रहेगा। जैसे कि हम एक वृत्त बनाते हैं और इसका जो है त्रिज्या लेते हैं 5 सेंटीमीटर। एक वृत्त बना लिए और इसका जो है त्रिज्या मान लिए कि 5 सेंटीमीटर है। और एक दूसरा वृत्त बनाते हैं और इसका जो है त्रिज्या मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर है। तो दोनों का क्या है, दोनों आकृति जो है ना एक ही प्रकार का है। दोनों आकृति क्या है, यानी कि ये वृत्त है तो ये भी वृत्त ही है। दोनों का आकृति बराबर है लेकिन दोनों का माप बराबर नहीं है। दोनों का माप क्या है, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है और ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। तो दोनों का जो है माप बराबर नहीं है। तो इसमें जो है कोई जरूरी नहीं है कि माप बराबर होगा ही होगा। समरूप के लिए क्या है कि माप बराबर हो भी सकता है और माप बराबर नहीं भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन दोनों जो है आकृति एक ही प्रकार का होना चाहिए, तो ये समरूप हो जाएगा। तो समरूप के लिए हम लोग क्या समझें कि दो आकृति समान प्रकार का रहेगा लेकिन दोनों आकृति में जो है माप बराबर होना नहीं चाहिए। ये मतलब ये कोई फिक्स नहीं है कि माप बराबर होगा ही होगा। माप बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और चलिए जो है हम लोग दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसमें जो है हम एक वर्ग बनाते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। और वर्ग किसको बोलते हैं, जिसकी सभी भुजा बराबर हो। तो एक हम लोग ने वर्ग बना लिया और इस वर्ग का जो है भुजा मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर है। तो सभी भुजा जो है 4 ही सेंटीमीटर रहेगा। सब भुजा कितना रहेगा, 4 सेंटीमीटर रहेगा। तो एक हम लोगों ने वर्ग बना लिया और इसी प्रकार से जो है एक दूसरा वर्ग बनाते हैं। ये एक छोटा वाला हम लोगों ने वर्ग बना लिया और इसका जो है मान लेते भुजा 1 सेंटीमीटर का है। 1 सेंटीमीटर का सभी भुजा। तो वर्ग का सभी भुजा तो बराबर होता है, तो सब भुजा जो है 1 सेंटीमीटर का है। तो हम लोगों ने दो वर्ग बनाया है यहाँ पर। और एक वर्ग का जो है भुजा 4 सेंटीमीटर है और दूसरे वर्ग का भुजा जो है 1 सेंटीमीटर है। तो दोनों फिगर जो है समान आकार का है, मतलब आकृति दोनों का सेम है, लेकिन दोनों का क्या है कि ये माप बराबर नहीं है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि समरूप होने के लिए जो है माप बराबर होना जरूरी नहीं है। माप बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कोई जो है ये फिक्स नहीं है। तो समरूप होने के लिए दोनों जो है आकृति जो होगा ना, दोनों आकृति समान प्रकार का होगा। अगर वृत्त है तो वृत्त रहेगा, वर्ग है तो वर्ग रहेगा, लेकिन दोनों का माप जो है इसमें बराबर होना जरूरी नहीं है। तो हम लोगों ने समरूप के बारे में समझ लिया। उसके बाद जो है हम लोग सर्वांग सम के बारे में समझते हैं। तो सर्वांग सम और एक चीज बता देते हैं समरूप के बारे में। तो अगर ये दोनों जो है वर्ग समरूप है तो समरूप को दर्शाने के लिए ये चिन्ह होता है। ऐसे करके ये जो चिन्ह दे देंगे तो ये समरूप हो गया। ये जो है ऐसे करके चिन्ह दे देंगे तो ये क्या हो गया, समरूप का चिन्ह हो गया। अब समझते हैं सर्वांग सम के बारे में। तो सर्वांग सम किसको बोलते हैं, सर्वांग सम में क्या होगा कि आकार जो है ना, मतलब दोनों आकृति सेम रहेगा। दोनों आकृति क्या होगा, सेम होगा। और दोनों का माप भी बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब है एक दूसरे का फोटो कॉपी होना चाहिए। आप लोग फोटो कॉपी कराने जाते होंगे दुकान पर, आधार कार्ड का मान लीजिए फोटो कॉपी कराते हैं। तो फोटो कॉपी जो होता है ना, दोनों ही ओरिजिनल हो और फोटो कॉपी है, दोनों में कुछ फर्क नहीं होता है। दोनों क्या होता है, समान प्रकार का होता है, एक ही आकार का और समान प्रकार का होता है। तो ये एक दूसरे का फोटो कॉपी समझ लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। जैसे कि हमने एक वृत्त बना दिया और इसका त्रिज्या जो है मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर है। तो दूसरा जो वृत्त होगा ना सेम प्रकार का होगा, दूसरा वृत्त भी होगा 4 सेंटीमीटर का ही, इसमें कुछ फर्क नहीं होना चाहिए।
यानी कहने का मतलब है अगर इस वृत्त को इस दूसरे वाले वृत्त पर अगर रख देंगे ना तो दूसरे को दो पूरा पूरा ढक लेगा और थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा अंदर भी नहीं होगा, मतलब एक दूसरे का फोटो कॉपी है। तो ये जो है इसमें क्या समझे सर्वांगसम में हम लोगों ने कि सर्वांगसम में आकृति सेम प्रकार का होना चाहिए और माप भी बराबर होना चाहिए, तब जाकर ये क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो आप लोग जो है अच्छे से समझ रहे होंगे और जो है आप लोग अच्छे से जो है क्लास को अंतिम तक देखिए। तो सर्वांगसम का चिन्ह होता है, एक तो ऐसे समरूप का दे देना है चिन्ह और दो को जो है ना ऐसे लकीर खींच देना है, तो ये हो गया सर्वांगसम का चिन्ह। एक जो है हम लोग जो है वर्ग बनाते हैं और एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग की सभी भुजा हम लोगों ने समझा कि बराबर होता है, समान होता है। एक वर्ग है जिसका भुजा जो है 3 सेंटीमीटर का है, तो सभी भुजा 3 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो हम लोगों ने एक वर्ग बनाया और जो है एक दूसरा वर्ग बनाते हैं, तो ये दूसरा वर्ग भी क्या होना चाहिए, दोनों जो है समान प्रकार का, मतलब 3 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि दोनों जो है एक दूसरे का फोटो कॉपी रहेगा तो सर्वांगसम होगा, और एक दूसरे का फोटो कॉपी हो भी सकता है, इसमें नहीं भी हो सकता है, माप जो है बराबर जरूरी नहीं है, तो ये समरूप हो जाएगा। तो ये सर्वांगसम का चिन्ह हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि समरूप कैसे होगा, सर्वांगसम कैसे होगा। तो इसमें एक कंक्लूजन निकल के ये आता है कि ये जो है ना, और एक चीज आप लोग को बता दे कि ये जितना भी सर्वांगसम है ना, इसको हम लोग समरूप भी बोल सकते हैं। देखिए दोनों का आकृति दोनों सेम है, दोनों का आकृति क्या है, सेम है, इसका जो है आकार बराबर है, तो ये समरूप भी होगा। तो कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि सभी सर्वांगसम समरूप हो सकते हैं। क्या बोला मैंने कि जितना भी सर्वांगसम है सभी समरूप हो सकता है, लेकिन सभी समरूप जो है ना सर्वांगसम नहीं हो सकता है। ये कंक्लूजन आप लोग को ध्यान में रखना है कि सभी सर्वांगसम समरूप हो सकता है, लेकिन सभी समरूप जो है सर्वांगसम कभी भी नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने इतना जो है अच्छे प्रकार से समझ लिया है। तो चलिए हम लोग जो है समरूप होने की कसौटी को समझते हैं कि समरूप होने का कसौटी क्या है। तो चलिए हम लोग जो है समझते हैं कि समरूप होने की क्या सब कसौटी है, कब समरूप हो सकता है। तो दो हम लोगों ने त्रिभुज बना लिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो दो हम लोग ने त्रिभुज बना लिया और इसके कोण पर पहले ध्यान देते हैं। देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है। कोण ए जो है 50 डिग्री माना मैंने, और कोण बी और यहाँ पी जो है ये 50 डिग्री है। यहाँ पर जो है बी 70 है और यहाँ पर क्यू 70 है, यहाँ पर सी 60 है, यहाँ पर आर 60 है। तो क्या होता है समरूप होने की कसौटी कि दो त्रिभुज अगर है तो दोनों त्रिभुज की जो है संगत कोण बराबर होना चाहिए। त्रिभुज ही नहीं, कोई भी बहुभुज हो सकता है। तो हम लोगों ने त्रिभुज लेकर समझ रहे हैं, यहाँ पर त्रिभुज को लेकर जो है समझ रहे हैं इसको। तो दोनों आकृति का क्या होना चाहिए कि संगत कोण बराबर होना चाहिए। अगर ये 50 है तो ये भी 50 ही होना चाहिए। कहने का मतलब है कोण ए बराबर जो है कोण पी होना चाहिए। तो कोण ए बराबर कोण पी है, और कोण बी बराबर क्या है, कोण क्यू है, और कोण जो है सी बराबर क्या है, कोण आर है। तो इसका संगत कोण पहले बराबर होना चाहिए। ये पहला हुआ, और दूसरा कंडीशन भी होता है। ये पहला कंडीशन क्या याद रखना है कि दो बहुभुज जो है ये समरूप होगा कब, जब उनके संगत कोण बराबर हो। क्या हो, संगत कोण बराबर हो। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए, मतलब एक ही अनुपात में होना चाहिए। तो देखिए इसका जो है ए बी है, कितना है ए बी, तो ए बी का संगत भुजा क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। तो ए बी बट्टा में पी क्यू, चलिए निकालिए। तो इसको 10 बट्टा में कितना है, हो जाएगा 5, तो 5 का 5, 5 गुना 10, इसका मतलब हुआ 2/1 हुआ। तो ऐसे ही जो है ये बी सी का निकाल लेते हैं। तो बी सी बट्टा में क्या हो जाएगा, इसका संगत भुजा लेना है, तो इसका संगत भुजा जो है क्यू आर है। तो क्यू आर, तो ये हो जाएगा 8/4, 4 दूना 8, कहने का मतलब 2/1 ये भी हो गया। उसी प्रकार से देखिए 6/3 हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 2/1 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब हुआ कि समरूप तभी हो सकता है जब, यानी कि दो बहुभुज समरूप तब होगा जब उनके संगत कोण बराबर हो
और संगत भुजा का अनुपात बराबर हो, यानी कि एक ही अनुपात में हो, तब जाकर जो है ये समरूप होगा। अदरवाइज समरूप नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशन में। तो हम लोगों ने समझा कि समरूप कब होगा, सर्वांगसम कब होगा और समरूप होने की कसौटी क्या है। तो आगे जो है हम लोग अब जो है प्रश्नावली 6.1 को चलिए हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सभी वृत्त डैश होते हैं। इसमें जो है समरूप और सर्वांगसम में बताना है कि क्या होगा। तो सभी वृत्त क्या हो सकते हैं उसको हम लोग को बताना है। तो चलिए समझते हैं। तो जितना भी वृत्त होगा, ऐसा कहने का मतलब होता है कि जितना भी वृत्त है क्या होगा, समरूप होगा कि सर्वांगसम होगा। मान के चलिए कि हमने एक वृत्त यहाँ पर बनाया जिसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर का है, और एक वृत्त बनाया जिसका त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर है, और एक और वृत्त बनाया जिसका त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए, तो सबका आकृति क्या है, बराबर है। सभी आकृति क्या है, सब वृत्त है तो वृत्त ही है। तो सभी वृत्त हो गया, मान के चलिए 3 वृत्त ले लिए यहाँ पर, और इसका त्रिज्या 2, इसका त्रिज्या 1, इसका त्रिज्या 3। तो हम लोगों ने क्या समझा था कि समरूप होने के लिए आकृति बराबर होना चाहिए, मतलब समान प्रकार का आकृति होना चाहिए, लेकिन उसका जो है क्या होना चाहिए, माप बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो समरूप हो जाएगा। तो अगर माप बराबर हो जाता तो सर्वांगसम हो जाता, लेकिन हाँ सर्वांगसम हो जाता, लेकिन माप बराबर नहीं है तो वो समरूप होगा। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहला का आंसर समरूप। दूसरा समझते हैं कि सभी वर्ग डैश होते हैं, मतलब दुनिया में जितना भी वर्ग है क्या होगा, वो समरूप होगा कि सर्वांगसम होगा। तो एक वर्ग मैंने बना लिया यहाँ पर छोटा सा, जो कि 2 सेंटीमीटर भुजा का है, और एक मैंने वर्ग इससे थोड़ा सा बड़ा बना लिया जिसका भुजा जो है 3 सेंटीमीटर का है। मैंने 2 ही वर्ग बनाया है एग्जाम्पल समझने के लिए। तो देखिए दोनों का आकृति जो है बराबर है, समान प्रकार का आकृति है, लेकिन माप बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है, क्या हो जाएगा, ये जो है समरूप हो जाएगा। तो हम लोगों ने समरूप और सर्वांगसमता के बारे में अच्छे प्रकार से समझ चुके हैं। और दूसरा देखते हैं कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा ऐसा त्रिभुज है कि सभी त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो ऐसा जो है एक समबाहु ही त्रिभुज में पॉसिबल है कि वो समरूप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जो है क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो है बोल रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड पर, कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि, 1 नंबर में पूछ रहा है, उनके संगत कोण डैश हो। तो देखिए मैंने थ्योरम बताया कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो। पहला कंडीशन क्या बताया था कि संगत कोण क्या होना चाहिए, संगत कोण जो है ना बराबर होना चाहिए, ये पहला कंडीशन हुआ। तो पहले में क्या हो जाएगा, बराबर, संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कि उनकी संगत भुजाएं क्या होना चाहिए। तो संगत भुजाएं जो हैं एक ही अनुपात में होना चाहिए, मतलब समानुपाती होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संगत भुजा। क्या लिखना है, दूसरा नंबर कंडीशन पूछ रहा है कि संगत भुजा क्या होना चाहिए। तो संगत भुजा जो है समानुपाती होना चाहिए। तो 2 बहुभुज समरूप होगा यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजा समानुपाती हो। समानुपाती कहने का मतलब एक ही अनुपात में हो। तो हम लोगों ने देखा कि प्रश्नावली 6.1 का जो है 1 नंबर में जितने भी सवाल थे उसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ लिया है। आगे की वीडियो में 2 और 3 नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।